हाय। फाइल मेन्यू आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अभी एडिट मेन्यू पर आते हैं। एडिट मेन्यू बताने जा रहा हूँ आपको, ऊपर से लेकर के नीचे तक ये पूरा। तो ये देख लीजिए, क्योंकि हर चीज़ काम की है फोटोशॉप में। कोई इमेज ओपन करता हूँ। पहले है इसमें अंडू और रीडू। अंडू रीडू तो आपको पता ही होगा। जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि मैं इसको अंडू कर देता हूँ पहले। कुछ भी काम जैसे करते हैं तो अंडू करना है, तो एडिट में जाते हैं। ये अंडू के आगे ये टूल का जो कमांड है उसका नाम भी आ जाता है, और उससे हम पता कर सकते हैं कि जैसे कि एक बार मैंने ये अंडू कमांड लगाई, ये ब्रश कमांड लगाई अंडू में, और इसको कंट्रोल जे करके कॉपी किया। तो अब यहाँ पर ये अंडू लेयर वाया कॉपी, तो ये लिखा हुआ आ गया है। और इसको अंडू कर देता हूँ। इसके पहले कौन सा काम किया था, अंडू रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने ड्रॉ किया था। फिर अंडू करता हूँ मैं, अंडू ब्रश टूल मैंने इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से नाम लिखा हुआ आ जाता है। और अंडू डिसिलेक्ट, और अब ये आता है अंडू का उल्टा, रीडू। फिर से वही कमांड अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से फिर से रीडू से कर सकता हूँ। तो ये सिंपल है अंडू और रीडू। कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट है अंडू का, और रीडू का शिफ्ट कंट्रोल जेड शॉर्टकट है। और ये टॉगल लास्ट स्टेट ऑल्ट कंट्रोल जेड, ये एक ही कमांड को अंडू और रीडू करता रहेगा। जैसे कि मैं कुछ कर लेता हूँ इसमें। ये और कुछ इसमें का कुछ ब्रश अप्लाई कर लिया है। टॉगल लास्ट स्टेट लिखा हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से आ जाता है। तो एक ही कमांड को अंडू करता रहेगा, एक ही कमांड को रीडू करता रहेगा, टॉगल लास्ट स्टेट। और ये है फेड ब्रश टूल। जो भी कमांड हम अप्लाई करते हैं उसको ये फेड करता है। ये देखिए, जबकि लेयर इसकी सेम ही है, लेयर एक ही है, बैकग्राउंड लेयर पे ही मैं कर रहा था। और इस ब्रश को मुझे फेड करना है, तो मैं ये बाद में भी कर सकता हूँ। कितनी अच्छी कमांड है ये। इसी तरह से कोई, मैं अगर इसमें कुछ फिल कर देता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस, और एडिट में जाता हूँ, फेड फिल आ जाता है लिखा हुआ। तो ये जो फिल है, जो कि एक ही लेयर पर है, इसको फेड करना इम्पॉसिबल रहता है वैसे तो, एक ही लेयर पे होता है इसके लिए। और ये कमांड दिया हुआ काफ़ी अच्छा कमांड है। ये फेड कर सकते हैं इसको अप्लाई करने के बाद। और ये ब्लेंडिंग मोड भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, इस तरीके से। ओवरले, सॉफ्ट लाइट वगैरह वगैरह, ये अलग अलग टाइप के ये लेयर ब्लेंडिंग टूल भी इसमें दिए हुए हैं, और इसको फेड भी कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे कमांड है दोनों। और ये फेड के बाद में जो जो भी हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, उसको फेड करेगा। इसके बाद में ये कट है, कॉपी है, कॉपी मर्ज है, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल और क्लियर। ये सेक्शन अलग ही बनाया हुआ है कॉपी पेस्ट के लिए। तो जैसे कि मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ पहले, और पहले अंडू कर देता हूँ इसको मैं। ये कंप्लीट अंडू कर दिया है। और अब कमांड आती है कट की। तो कट अगर हमें करना है, कट हम जब भी करते हैं जब हमें ये हिस्सा नहीं चाहिए और ये हिस्सा दूसरी जगह ले जाना होता है, तब हम कट कमांड का यूज़ करते हैं। एडिट में जा करके ये कट, कंट्रोल एक्स। अभी ये कट हो गया है। बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक है, इसके लिए यहाँ पर ब्लैक दिखा रहा है। और उसके बाद में आता है ये पेस्ट, और ये पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट करता हूँ मैं, तो कहीं भी पेस्ट हो जाएगा, ये सेंटर में हो जाएगा या उसके साइड में हो जाएगा, कहीं भी ये पेस्ट हो सकता है। इसको वापस से मैं अंडू करता हूँ,
और एडिट में जाता हूँ, पेस्ट स्पेशल करता हूँ, पेस्ट इन प्लेस करता हूँ, जहाँ से कट किया था वहीं पर ये पेस्ट हो जाएगा। ये पेस्ट हो गया है। हल्की सी लाइन यहाँ पर दिख रही है, वो लाइन गायब हो जाएगी जब ये मर्ज हो जाएगी लेयर। तो पेस्ट इन प्लेस का ये काम होता है। इसके बाद में आता है पेस्ट इन प्लेस के बाद में प्लेस इनटू। अगर मैं ये दोनों को मर्ज कर देता हूँ फिलहाल तो, और लेयर को अनलॉक कर दिया मैंने। एक कोई दूसरी फाइल ओपन करता हूँ मैं। ये इसको कंट्रोल ए कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल सी, सिलेक्ट। और एक छोटे से पार्ट में ही मुझे, इस बॉक्स में ही मुझे वो इमेज डालना है। तो मैं यूज करूंगा पेस्ट इनटू में, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बी। ये तो इससे ये होगा कि उस रेक्टेंगल के अंदर ही ये इमेज आएगी। तो ये बहुत जगह जरूरत पड़ती है इस चीज की। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अभी इस पोजीशन पर आ गए हैं कि ये बैकग्राउंड के ऊपर ये रेक्टेंगुलर सिलेक्टेड है। और एक कमांड और है, अभी फिलहाल मैं फिर से कॉपी करके लाता हूँ, आपको फिर से नई कमांड बता रहा हूँ। कॉपी, पहले था प्लेस इनटू, और अब है प्लेस पेस्ट आउटसाइड। पेस्ट आउटसाइड करता हूँ तो इस बॉक्स के आउटसाइड में ही ये पेस्ट हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे कि कभी टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं, कोई एलिमेंट है कुछ, तो वहाँ पर उसके पीछे मुझे पेस्ट करना है, तो ये मैं कर सकता हूँ इजीली। और इसके बाद है क्लियर। क्लियर जैसे कि लेयर का मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ तो ये क्लियर कर देगा। इसको मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ। क्लियर एक्चुअली होता है, मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ। क्लियर मतलब डिलीट करना होता है। तो ये क्लियर कर रहा है, ये इमेज को इतना इतना क्लियर कर दिया है इसने, इस वाली इमेज को, जो कि लेयर को ये यहाँ पर जो मैंने पेस्ट की थी उस लेयर को इसने क्लियर कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया। डिलीट कमांड से भी ये काम हो सकता है। कंट्रोल जेड करते हैं। और अब क्लियर के बाद में सर्च, अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑनलाइन कनेक्ट कर देगा हमारे पीसी को। और हम जो भी सर्च करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक, जैसे कि आप कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आपको कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे होगा, तो ये ऑनलाइन आपको टीच करेगा। मतलब उस कमांड के बारे में डिटेल में बताएगा। जो कि आप एक कमांड को सीखना है तो आपको आधा एक घंटा देना पड़ता है, तो ऑनलाइन आप वो उस कमांड को सीख सकते हैं। ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। कुछ भी, जैसे कि मान लिया कि आपने मूव लिखा है यहाँ पर, तो मूव टूल, हैंड टूल और ये सब, ये मोशन आ गया लिखा हुआ। जिस भी बारे में आप जानना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए, तो ये वेबसाइट पर पहुंचा देगा। और वहाँ पर डिटेल में आप घंटे 2 घंटे लगेंगे आपको उस टूल के बारे में समझने में, तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है चेक स्पेलिंग। सिंपल है, जो कि MS ऑफिस वगैरह में होता है। कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, इसको 120 कर देता हूँ। और ये सारा मिक्स हो गया है ऊपर की तरफ। मैं इसको कैरेक्टर में जा करके सही कर देता हूँ। इसमें ये वाला है 18 पर है, 72 कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, 120 करता हूँ। तो इस तरीके से ये यहाँ से एडजस्ट कर दिया है मैंने। ये मैटर मान लिया कि आपने लिखा हुआ है और चेक स्पेलिंग करना है आपको, तो क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। तो ये
स्पेलिंग चेक करेगा। और अगर आपको इग्नोर ऑल करना है तो इग्नोर ऑल कर सकते हैं। और ये अब कोई भी वर्ड को ऐड करना है, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा है, यहाँ पर डॉलर लिखा है मान लिया कि, ये चेंज कर देगा लोरेम को। अभी फिलहाल हम लोग लोरेम पर हैं। लोरेम अगर हमें ऐसा ही चाहिए तो हम उसे वैसे ही कर सकते हैं। अगर चेंज टू में कुछ भी टाइप कर दिया तो चेंज पे क्लिक करूंगा मैं, तो लोरेम की जगह पर ये टाइप हो जाएगा। तो और बाकी नॉर्मल है। और चेंज चेंज सिंगल चेंज है। अगर लोरेम बहुत जगह लिखा हुआ है तो आप चेंज ऑल कर दीजिए। जितनी भी जगह लोरेम लिखा हुआ रहता है वहाँ वहाँ पर वो वर्ड को चेंज कर देगा। मतलब कि वो एक्सचेंज कर देगा उस वर्ड को। और इग्नोर ऑल कर देंगे तो ये चेक करता रहेगा, इग्नोर करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे। और एसीडी सेड की जगह सीड अगर करना है तो चेंज कर देंगे, तो सेड की जगह सीड लिखा हुआ आ गया। और इग्नोर इग्नोर पर क्लिक करते जाएंगे तो ये वर्ड पूछता जाएगा कि आपको ये क्या ये वर्ड सही लग रहा है। अगर सही है तो आप डन कर दीजिए, ये डन हो जाएगा। और इसके अलावा है इसमें चेक स्पेलिंग, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट अगर मैं करता हूँ, ये यूटी लिखा हुआ है, मुझे यूटी की जगह फाइंड टेक्स्ट यूटी अगर मुझे इसकी जगह चेंज करना है, मैं फिलहाल तो फाइंड कर लेता हूँ इसको, फाइंड नेक्स्ट। इसको मैं बाय लिख देता हूँ और चेंज कर देता हूँ, तो यूटी की जगह बाय लिखा हुआ आ जाएगा। जो कि ये ही चीज़ बाकी रह गई थी फोटोशॉप में, और इसकी भी कमी पूरी कर दी है, जो कि ज़्यादातर टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर में होती है। और ये काम भी हम इसमें कंप्लीट काम कर सकते हैं, जैसे मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह का काम, टाइपिंग वगैरह का काम होता है, वो हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ये फिल एंड स्ट्रोक। आपको पता है तो अच्छी बात है। बस मुझे एक बार फिर से आपको बताना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ से कलर चेंज करना है और एडिट में जाना है फिल, तो वो कलर फिल कर देगा। यहाँ पर ये 100% है। और यहाँ से मुझे कलर करना पड़ेगा या फिर फोरग्राउंड करना पड़ेगा। ये फोरग्राउंड कलर जो कि यहाँ से सिलेक्टेड है। और अगर मोड चेंज करना है तो मैं यहाँ से मोड भी चेंज कर सकता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी को प्रिजर्व करना है आपको, और तो यहाँ से आपको ओपेसिटी थोड़ी कम करना पड़ेगी और इसको ऑन करना पड़ेगा, और ये ओके किया तो ये कलर फिल हो जाता है। और इसके अलावा है इसमें स्ट्रोक है। स्ट्रोक एक्चुअली कितने पिक्सल में ये लाइन बनाना है। स्ट्रोक मतलब कि ये जो सिलेक्शन हो रहा है इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, इसकी जगह पर एक मोटी सी लाइन आ जाएगी, और कितनी मोटी लाइन रखना है आपको यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा। 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, और उस लाइन का क्या कलर रहेगा वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इनसाइड रखना है तो इस रेक्टेंगल के अंदर लाइन आएगी, वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सेंटर रखेंगे तो इस लाइन के सेंटर में लाइन रहेगी, वो आउटसाइड करेंगे तो वो लाइन पूरी आउटसाइड ही जाएगी, और इनसाइड में बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा। मैं आउटसाइड करके दिखा देता हूँ। और ब्लेंडिंग मोड लगभग आपको बहुत सारे ऑप्शंस में मिल जाएगा ये ब्लेंडिंग मोड, तो ब्लेंडिंग मोड भी आप चेंज कर सकते हैं लाइन का। और ओपेसिटी और प्रेशर ट्रांसपेरेंसी आप रख सकते हैं। ये इधर से ओके किया तो ये आउटसाइड में रेक्टेंगल बन गया है इसका। मैं अंडू कर देता हूँ। फिल स्टॉक कंटेंट अवेयर फिल, ये मैं आपको बता चुका हूँ और फिर से बताने जा रहा हूँ।
जैसे कि कोई इमेज मैं ये वाली ले लेता हूँ। और ऑप्शन है हमारे पास कंटेंट अवेयर फिल का। अगर आपके पास बैकग्राउंड की तादाद बड़ी है, यानी कि बैकग्राउंड का पोर्शन ज़्यादा बड़ा है और कोई इमेज को आपको रिमूव करना है, तो मैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये क्या है कि ऑटोमेटेड ये कंप्यूटिंग करेगा उस इमेज के चारों ओर के बैकग्राउंड को, और ये फिर उस बैकग्राउंड को इस सिलेक्शन के अंदर ट्रांसफर कर देगा, यानी कि टचअप का काम हो जाएगा सिर्फ एक क्लिक से। तो क्लिक किया मैंने उसके ऊपर। अभी देख लीजिए ये फाइनल इमेज यहाँ पर दिखा रहा है। मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से ये गायब हो जाता है। थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है अप्लाई करने में। ये देखिए बिल्कुल, अगर यही काम आप करने जाते तो आपको घंटों लग जाते इसको क्लियर करने में और टचअप मैच करने में। तो बिल्कुल 5 सेकेंड में ही ये काम कर दिया। कंटेंट अवेयर फिल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और कंटेंट अवेयर स्केल है, तो मैं अगर इसका स्केल इसको कंट्रोल टी करता हूँ। और ये ज़रा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। मैं इसको पहले छोटा कर देता हूँ। इतना छोटा है, मान लिया कि आपने कोई इमेज पेस्ट की है और वो आपके पेज के बराबर नहीं है और इतनी छोटी है वो, इतना इतना गैप है उसमें, तो आप इसमें जाइए और कंटेंट अवेयर स्केल है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर क्या होगा कि जब आप साइड से इसको खींचेंगे तो ये देखिए कि बैकग्राउंड बड़ा हो रहा है, ना कि स्केल हो रहा है। ये देखिए, ये आप अगर क्लाउड, ये यहाँ से मैं और चेंज करके दिखा देता हूँ। थोड़ा दबा के दिखा रहा हूँ इसको मैं। क्लाउड को देखिए ध्यान से, ये मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो ये क्लाउड को और फैला रहा है ऊपर से, ना कि लड़की के फेस को बिगाड़ रहा है। ये स्केल भी है और ये एक तरह से ऑटोमेटेड कमांड भी है। मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं करूँगा तो साइड में देखिए ये बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, जैसा कि ये राइट साइड में बढ़ा था। तो इस कमांड का ये यूज़ है। और इसका एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। ये क्या किस बेसिस पे काम करता है। एक सिलेक्शन लीजिए और यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जे कर दीजिए, कंट्रोल टी कीजिए। सिर्फ ऊपर का ही जो पार्ट है वही पकड़कर आप खींचिए। मैं इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ मैं। ये मुझे प्रोपोर्शन में बराबर नहीं चाहिए। इस तरीके से ये काम करता है। मैं इसको कंट्रोल ई करके मर्ज कर लेता हूँ। आपको बैकग्राउंड बड़ा करना है, ना कि फोटो पे अफेक्ट करना चाहिए। कंट्रोल जे कर लेता हूँ। ये काम करते समय बहुत काम आती है और बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं। मैं आपको ये जो कमांड है उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ, अब वो क्या काम करती है। मैं बैकग्राउंड को स्ट्रेच कर रहा हूँ, ना कि इमेज को। मैं इसे कंट्रोल ई करके मर्ज कर देता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ इसको और कंट्रोल टी करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसको और बाहर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड और बड़ा हो गया है चारों तरफ से। और अगर नीचे से भी हम करना चाहें, ना ना बिगड़ता हो, तो देख लेंगे, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और इसको नीचे ऐसा खींच देता हूँ मैं। तो ये जहाँ तक नहीं बिगड़ रहा है वहाँ तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ओरिजिनल इमेज कैसी थी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। बाकी इसको हटाता हूँ मैं अभी और क्लोज अदर्स कर देता हूँ फाइल में जा करके।
तो सिर्फ यही इमेज रहेगी यहाँ पर। मैं इसको कंट्रोल ये डुप्लीकेट कर देता हूँ, और ये डुप्लीकेट है, यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ, और फिर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ। ये रही इमेज, ये और एक ये, दोनों में फर्क देख लीजिए। ये बैकग्राउंड देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा कर्वी है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच हो गया है। तो मैंने बैकग्राउंड को और ज़्यादा बड़ा कर दिया है, यानी कि इमेज ये छोटी थी, इस इमेज को मैंने चारों ओर से स्ट्रेच कर दिया है। लेकिन इसके प्रोपोर्शन पे, लड़की के प्रोपोर्शन पे, फेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सेम ही है, ये सेम ही है, सिर्फ मैंने नीचे स्ट्रेच किया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये दबी हुई है, लेकिन दबी हुई नहीं है ये। तो ये कमांड आपका यूज कर किया कीजिए, अच्छी कमांड है ये भी। और इसके बाद में कुछ और ओपन करता हूँ। इसमें फिल स्टॉक कंटेंट अवेयर फिल हो गया है, कंटेंट अवेयर स्केल आपको बता दिया है, और पपेट वार्प बता देता हूँ आपको। उसके लिए कुछ उस टाइप की इमेज भी चाहिए मुझे। पपेट वार्प ये ले लेता हूँ, कभी इसमें अगर जमता है तो। एडिट में इसको पहले मैं अनलॉक कर देता हूँ, एडिट में जाता हूँ, पपेट वार्प पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए एक क्लॉथिंग टाइप में इसको कवर अप कर लिया है। और इसमें अगर मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, यहाँ एक क्लिक करता हूँ, और एक क्लिक यहाँ करता हूँ, ऐसे ही मैं पूरी बॉडी पे क्लिक करता जाता हूँ, ऐसे ऐसे पॉइंट बनाता जाता हूँ, तो उन पॉइंट को मैं मोड़ सकता हूँ। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, मुझे मोड़ना है, मैं ये इस तरीके से ऐसे मोड़ सकता हूँ। ये वाला हाथ है, मुझे थोड़ा सा ऐसा मोड़ना है, तो ये हाथ मुड़ जाता है। और जो भी होल्ड करना है जिस चीज़ को, वहाँ पर ये मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो एक दूसरे पॉइंट से अटैच हैं ये, इस तरीके से ये हाथ हो गया, और ये बाल इधर हो गए। और इस तरीके से किसी का हाथ सीधा करना है या एनिमेट करना है, जो भी है वो आप इससे कर सकते हैं, इस तरीके से। और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, और इसका डुप्लीकेट रख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ओरिजिनल से मैच करवा देता हूँ आपको। क्लोज अदर्स कर देता हूँ, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ओके करता हूँ। ये कॉपी लिखा हुआ आ गया है इसमें, यानी कि वो डुप्लीकेट था, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल को मैं रिवर्ट कर देता हूँ, फाइल में जा करके रिवर्ट, तो ये रिवर्ट हो जाएगी, वो देख लीजिए। और एडिट होने के बाद में ये देख लीजिए इसका पैर कहाँ जा रहा था, और मैंने ये पैर को यहाँ पर तिरछा कर दिया। हाथ इसका पीछे था, मैंने यहाँ सीधा कर दिया, हाथ को थोड़ा तिरछा कर दिया, ये बालों को भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि एक पपेट टाइप में बना सकते हैं। पॉइंट को हिला हिला कर आप थोड़ा सा एनिमेशन या जिफ वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वो आप बना सकते हैं। अगला मैं चलता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो कोई भी इमेज है, एडिट में जाते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म यानी कि कंट्रोल टी सिंपल इसका शॉर्टकट है। और इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि छोटा बड़ा करना है मुझे, तो मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। और इस कर्सर को मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, तो ये क्रॉस में दिख रहा है, जस्ट इसके पास में ऐसा बाहर की तरफ ले जाता हूँ कर्सर को, तो ये थोड़ा सर्कल, ये कर्सर थोड़ा सा राउंड बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ इस तरीके से। और रोटेट होगा ये इस पॉइंट पर, जो कि इसका पिवट पॉइंट है, वहाँ से रोटेट हो रहा है ये इस तरीके से। और ऐसे ही मैं कर्सर को यहाँ ले जाता हूँ, तो यहाँ से भी ये स्केल वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ मैं, तो रोटेट हो जाता है, ये रोटेट को कर सकता हूँ। तो ये होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जो कि कंट्रोल टी से आता है। कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है, इस तरीके से।
और ट्रांसफॉर्म में जाते हैं तो अगर वही काम मुझे करना है अगेन, तो ये कंट्रोल से शिफ्ट कंट्रोल टी करूंगा मैं, तो फिर से वो ट्रांसफॉर्म यूज करेगा। स्केल करना है मुझे या रोटेट करना है या स्क्यू करना है, स्केल स्केल अगर करना है तो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से स्केल कर सकता हूँ मैं। और ये रोटेट तो खैर शॉर्टकट इसका है ही, है आ ही जाता है। फिलहाल ये नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने स्केल पर क्लिक किया हुआ है। फ्री ट्रांसफॉर्म पर अगर मैं क्लिक करता तो रोटेट भी आ जाता। अभी मुझे रोटेट पर मैनुअली जाना पड़ेगा। और अगर मैं स्क्यू पे जाता हूँ तो ये इमेज को ऐसा पर्सपेक्टिवली थोड़ा स्क्यू कर देता है, इस तरीके से तिरछा कर देता है इमेज को, इस तरीके से। और ट्रांसफॉर्म बहुत काम की चीज़ है। और ये डिस्टॉर्ट है, तो अगर मुझे थोड़ा डिस्टॉर्ट करना है इसको तो मैं फ्रीली इसको एडजस्ट कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। जैसा भी है, जैसे कि आप किसी टीवी स्क्रीन पर फोटो चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा है वार्प। वार्प में ये इस तरीके से हम लोग कर ये हैंडल्स मिल जाते हैं, तो हैंडल के जरिए हम लोग इमेज को वार्प कर सकते हैं। यानी कि कोई हिस्सा अगर दबा हुआ है उसको बाहर खींचना है तो हम इस तरीके से वार्प से कर सकते हैं, या किसी हिस्से को राउंड बनाना है तो हम इससे बना सकते हैं और अच्छा सा एक कोई इफेक्ट दे सकते हैं। इस तरीके से ये राउंड बन गई है। और आपको ये इसकी एल्बम वगैरह में बनाना है तो आप इसमें के वार्प यूज करके एल्बम बना सकते हैं। एल्बम में इसमें की कर्व दे दे करके आप अच्छी बढ़िया सी एल्बम बना सकते हैं, एल्बम शीट बना सकते हैं। बहुत भी और भी बहुत काम कर सकते हैं, वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर होता है। और ट्रांसफॉर्म में वार्प हो गया है। ये वार्प अगर करता हूँ मैं फिर से, और इसमें फिर ये दिया हुआ स्प्लिट वार्प हॉरिजॉन्टली क्लिक करता हूँ तो ये वार्प को स्प्लिट कर देगा। और भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, मतलब कि एक लाइन और ऐड कर दी है इसने, इस तरीके से ये। और फिर से अगर मैं कोई लाइन ऐड करना चाहता हूँ इसमें तो स्प्लिट वार्प वर्टिकली, ये एक लाइन और आ गई है इसमें, वर्टिकली मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से ये वर्टिकली भी मैं इमेज को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से ये काम करता है। और ये हो गया है रिमूव वार्प स्प्लिट। अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो वो जो अभी मैंने स्प्लिट लगाई थी वो रिमूव हो गई है। और रोटेट 180 डिग्री और रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, ये आपको दिखा देता हूँ दूसरी इमेज के ऊपर। या फिर इसी को ही मैं रिवर्ट कर देता हूँ। इमेज में जाता हूँ मैं और इसको लॉक कर देता हूँ, फिर अनलॉक कर देता हूँ फिलहाल। और इसमें रोटेट 180 डिग्री अगर क्लिक करता हूँ तो ये उल्टी हो जाएगी पूरी इमेज। और जो कि कई बार ऐसा होता है कि हम कैमरे से फोटो खींचते हैं, इमेज पूरी उल्टी होती है, मतलब वर्टिकली उल्टी होती है इमेज, मिरर होती है। तो हम इस तरीके से उसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। और एक बार और करता हूँ तो ये सीधी हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज। अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज करता हूँ इसको तो ये उल्टी साइड में रोटेट होना चालू कर देगा, इस तरीके से। अब मैं 180 डिग्री करके इसको सीधा कर देता हूँ। और फ्लिप हॉरिजॉन्टली और फ्लिप वर्टिकली, और ये कई बार काम में आता है। फ्लिप हॉरिजॉन्टली अगर मैं करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल ये फ्लिप हो जाएगा, जैसे कि मिरर के आगे हम लोग कुछ इमेज देखते हैं, मिरर कर देगा इमेज को।
और अगर मैं इसको फ्लिप वर्टिकली करता हूँ तो ये वर्टिकली इसको फ्लिप कर देगा, मिरर कर देगा। मैं इसको रोटेट से भी कर सकता हूँ 180 डिग्री। और ट्रांसफॉर्म के बाद में ऑटो अलाइन लेयर्स है, ऑटो ब्लेंड लेयर्स है। ये दो लेयर चाहिए रहेगी मुझे इसमें, तो मैं एक इमेज इसकी नहीं दूसरी कोई लेकर के आता हूँ मैं। इसमें से एक इतना सा पार्ट कॉपी करके मैं यहाँ ले आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और इन दोनों लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और ऑटो अलाइन लेयर्स अगर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाता है ऑटो अलाइन लेयर्स के लिए। इसमें पर्सपेक्टिव मैच कर देगा दोनों के लिए, और ये ऑटो रहेगा, ऑटो करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये कर लेगा। मैं पर्सपेक्टिव पे ही ओके कर देता हूँ इसको। layers do not overlap enough to detect alignment in general image in overlay approximately 40% तो होना चाहिए। तो ऐसा मैसेज आया है, मैं इसको स्केल कर देता हूँ और स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा। और इन दोनों को फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑटो अलाइन लेयर्स में ऑटो कर देता हूँ फिलहाल तो, और ओके। अभी भी शुड ओवरलैप बाय अप्रोक्सीमेटली 40%, तो ये ओवरलैप होनी चाहिए इमेज, ये ऐसा बोल रहा है, तभी ये करेगा। मैं कुछ और इमेज लेकर के आता हूँ। ये पूरी इमेज ही डाल देता हूँ इसके ऊपर और देखता हूँ, इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और इन दोनों को मैं फिर से अलाइन करने की कोशिश करता हूँ। और ऑटो अलाइन लेयर इसमें सिलिंड्रिकल अगर मैं करता हूँ ओके, इसमें भी वही मैसेज आ रहा है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है ऑटो अलाइन लेयर में। क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये रहा अलाइन लेयर, ये अलाइन कर रहा है लेयर्स को भी, तो आप यहाँ से भी वो काम कर सकते हैं। और इसके अलावा है ऑटो ब्लेंड लेयर्स है। अगर मैं दो इमेज, ये क्लोज ऑल कर देता हूँ और फिलहाल मैं ओपन करता हूँ दूसरी कोई इमेज, एक ये इमेज ओपन करता हूँ और एक ये वाली इमेज ओपन करता हूँ और इसको मैं उसके ऊपर डाल देता हूँ शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ डालने से इमेज सेंटर में आ जाती है। और इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट में जाता हूँ और ऑटो ब्लेंड लेयर्स लिखा हुआ है, तो मैं पेनारोमा पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये इसमें मास्क बना दिया है। मैं ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर वाली लेयर के मास्क को सिलेक्ट करता हूँ और कलर यहाँ से वाइट सिलेक्ट करता हूँ, ब्रश लेता हूँ यहाँ से और ये इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर सकता हूँ, दोनों लेयर को मर्ज कर सकता हूँ इस तरीके से। सिंपल सा है ये, आप किसी और कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और कमांड है इसमें, बताता हूँ आपको। डिफाइन ब्रश प्रीसेट, अगर आप इसका डिफाइन करना चाहते हैं ब्रश प्रीसेट, इस लेयर फोटो को बंद कर देता हूँ और इतना इतना आप ब्रश का प्रीसेट बनाना चाहते हैं तो एडिट में जा करके डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर दीजिए। तो ये एक तरीके से आउटलाइन इसका ड्रॉ आउटलाइन बना देगा और इस इमेज को आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा। और जब हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो ये वहाँ पर आएगा। इसको ओके कर देता हूँ, ये देखिए, ये क्लिक करता हूँ मैं इसको, तो जो कलर हमारा सिलेक्टेड है उसी कलर मैं न्यू कर रहा हूँ फाइल को।
एक न्यू फाइल ले रहा हूं मैं, और फुल एचडी वाला पेज लेता हूं एक, और ब्रश लेता हूं मैं यहाँ पर। फिलहाल वही पैटर्न सिलेक्टेड है, यहाँ पर क्लिक कर देता हूं मैं। तो ये देखिए, और अगर ऐसा ड्रैग करूंगा मैं तो ये ऐसा ड्रैग हो जाएगा, और इस तरीके से मैं ये क्लिक करता जाऊंगा तो ये ब्रश का प्रीसेट उस हिसाब से काम करेगा। आप इफेक्ट कुछ डालना है इफेक्ट तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिफाइन ब्रश प्रीसेट है, और डिफाइन पैटर्न अगर करना है आपको तो पैटर्न भी कर सकते हैं। इसमें मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और डिफाइन पैटर्न करना है आपको तो आप कर सकते हैं। सिर्फ मैं इतना इतना सा पार्ट लूँगा और एडिट में जा कर के डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, तो ये पैटर्न को डिफाइन कर देगा जो कि फुल कलर में रहेगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और पिक्सल वगैरह भी इसके सेम साइज के रहेंगे जो हैं इस समय। ओके कर दूंगा और ये पैटर्न 1 के नाम से सेव हो जाएगा, हमें पैटर्न में ये मिल जाएगा। अगर मैं फाइल को न्यू फाइल लेता हूँ कोई, और उसका साइज में कुछ 4000 बाय 4000 लेता हूँ, और ये 150 कर देता हूँ। रिजोल्यूशन इसका क्रिएट करता हूँ, और अभी मैं इसमें पैटर्न का इस्तेमाल करना चाहूँगा। कंट्रोल ए कर लेता हूँ, और राइट क्लिक करके अगर मैं जाता हूँ तो डिफाइन इसमें पैटर्न अगर यहाँ नहीं मिल रहा है आपको तो विंडो में जा करके एक तरह से यहाँ से भी मिल जाएगा पैटर्न। ये रहा पैटर्न, और खींच कर आप इस पर डालेंगे तो ये पैटर्न यहाँ पर आ जाएगा। तो आप पैटर्न का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये तो एक फोटो था, आप इमेज को ये पैटर्न बना के उसको मल्टीपल टाइलिंग टाइप में बना सकते हैं। और डिफाइन कस्टम शेप, शेप तो आपको पता ही है, ये है शेप, और ये रहा कस्टम शेप। इसमें ये रहे सारे शेप जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं, और यहाँ से अगर जाते हैं तो थंबनेल वगैरह, लास्ट थंबनेल वगैरह, टेक्स्ट ओनली वगैरह, ये इस टाइप के शेप की साइज रख सकते हैं। और इंपोर्ट शेप्स अगर करना रहेगा आपको तो आपको ऑनलाइन शेप्स भी मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका अपना पर्सनली कोई प्रीसेट या शेप आपको सेव करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। न्यू करता हूँ फाइल में जा करके, और फुल एचडी का ये लेता हूँ एक पेज, और एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ पेन टूल से मैं। ये अभी माइनस वाला है, मैं प्लस वाला ले लेता हूँ। इस टाइप का मुझे कोई शेप डिफाइन करना है जो कि गैलरी में सेव्ड हो, तो यहाँ से मैं जा करके डिफाइन कस्टम शेप कर लेता हूँ, और ये इसका शेप का नाम आ गया है। और शेप का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, शेप की इमेज आ गई है और शेप का नाम कुछ भी डाल सकते हैं और ओके कर सकते हैं। और हर बार अगर आप ओपन करेंगे उस शेप को तो आपको हर बार मिलेगा। एक कस्टम शेप में जाता हूँ, और यहाँ पर ये रहा वो शेप, क्लिक करता हूँ इस पर, सिलेक्ट करता हूँ मैं, और इसको ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से, और वो शेप का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ हर बार। मतलब कि वो पास में मुझे सेव करके रखना नहीं पड़ेगा, वो हर बार मिल जाएगा। एडिट के बाद में पर्ज है, ये मेमोरी को पर्ज करता है, यानी कि जो भी मेमोरी इसकी रैम में या हार्ड डिस्क में टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं तो ये पर्ज कर देगा। मैं ऑल करूँगा तो सारी जो हिस्ट्री है इसकी, हिस्ट्रीज वगैरह, क्लिपबोर्ड वगैरह सबको मेमोरी रिमूव कर देगा। अगर आपको काम आपका कंप्लीट हो गया है तो आप
और इसके आगे और भी दूसरा काम करना चाहते हैं, ये वाला काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑल कर दीजिए। तो आपका ये वाला जो सेक्शन है पूरी 4-5 फाइल का, इसका पूरी हिस्ट्री वगैरह वो सब रिमूव कर देगा और आपकी का सिस्टम थोड़ा सा लाइट काम करेगा, फास्ट काम करेगा। तो आप इसका भी ध्यान रख लीजिए। एक प्रोजेक्ट आपने कर लिया है, प्रोजेक्ट खत्म करना है और आपको दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी ये प्रीसेट्स वगैरह है, तो ये तो काम की नहीं है, छोड़ रहा हूँ मैं। कलर सेटिंग है, कलर सेटिंग इसमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। छेड़छाड़ आप करने जाएंगे कुछ बिगड़ जाएगा या चेंज हो जाएगा, तो आपको पुराना सेटिंग इसमें याद नहीं आएगा, तो आप ये छेड़छाड़ यहाँ पर मत कीजिए। आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो मिला है उसी पर काम कीजिए। काफ़ी अच्छी सेटिंग है ये जो भी मिली है। और कीबोर्ड शॉर्टकट में जाता हूँ मैं, तो ये पूरा फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज लेयर मेन्यू वगैरह यहाँ से दिखा देगा। तो यहाँ से न्यू का शॉर्टकट वगैरह आप ये नोट कर सकते हैं और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि न्यू में जाकर कंट्रोल एन है, तो न्यू में कंट्रोल एन की जगह मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ। कंट्रोल पी भी नहीं लेगा ये, क्योंकि कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल यू करता हूँ तो कंट्रोल यू से भी नहीं होगा। कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो वो भी नहीं लेगा। और कंट्रोल क्यू करता हूँ तो वो भी नहीं लेगा, क्योंकि कंट्रोल क्यू से क्लोज होता है। बहुत सारी है ये। कंट्रोल दो मुझे बटन देखने पड़ेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और डी करता हूँ, तो ये भी किसी का शॉर्टकट है ऑलरेडी, तो नहीं ले सकता हूँ मैं। कंट्रोल एन ले लेता हूँ, ये बराबर है। आप यहाँ से मतलब कि मैंने ट्राई किया था आपसे ये शॉर्टकट चेंज करने का, लेकिन ऑलरेडी इतने सारे शॉर्टकट बने हुए हैं फोटोशॉप में कि आप को मुश्किल पड़ेगा नया शॉर्टकट बनाना। लेकिन ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, उसके लिए है ये। और यहाँ से डिलीट शॉर्टकट कर सकते हैं और यहाँ से ऐड शॉर्टकट कर सकते हैं। ये इतना लंबा शॉर्टकट है। फाइल इन्फो, अगर आपको फाइल कंट्रोल आई चाहिए इसमें सिर्फ, तो आप इसका शॉर्टकट डिलीट कर सकते हैं। और कंट्रोल आई अगर दूसरी जगह यूज हो रहा है, तो आप वहाँ से भी डिलीट करके वहाँ से भी चेंज कर दीजिए पहले, फिर ये फाइल इन्फो का ये चेंज करेगा। और एक्सेप्ट करना है आपको, और बाकी सब ये सिंपल है। और ये मेन्यूज वगैरह है, एप्लीकेशन मेन्यूज के बाद में ये पैनल मेन्यूज आ जाते हैं। 3D पैनल एक्शंस वगैरह, 3D पैनल में मूव ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड प्लेन, इसका शॉर्टकट आप बना सकते हैं, क्योंकि इनके शॉर्टकट नहीं है। ये सारे, जैसे कि शेप्स का कोई शॉर्टकट बनाना है आपको, टेक्स्ट ऑनली करना है, जो भी है, तो आप यहाँ से शॉर्टकट याद कर सकते हैं, शॉर्टकट नए बना सकते हैं, अगर आपका दिन रात का फोटोशॉप का काम है तो। शॉर्टकट बहुत ज़रूरी होता है फोटो, ये कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो। और कीबोर्ड शॉर्टकट के बाद है मेन्यूज़, ये सिर्फ मेन्यूज़ दिखाएगा आपको लिस्ट में। अगर कोई मेन्यू आपको चाहिए ही नहीं, मतलब कि आप उसको शॉर्टकट से ही ओपन कर लेते हैं, जैसे कि न्यू वाला है, तो मैं इस अभी फ़िलहाल देखिए फाइल में जा कर के न्यू है यहाँ पर। और अगर मैं इसको मेन्यूज़ में जा कर के फाइल में जाकर न्यू को आई हटा देता हूँ इसमें और ओके कर देता हूँ, तो फाइल में जा कर के न्यू गायब हो जाता है। तो एडिट में जा कर के मुझे फिर से आई ऑन करना पड़ेगी और ओके करना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ पर दिखाई देगा। आप कोई भी मेन्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं आई बटन प्रेस करके, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और भी हैं, और दूसरे दिखा देता हूँ मैं। और ये मेन्यूज़ के बाद में टूल बार है ये, तो ये टूल बार, ये वाला जो टूल है, पूरा टूल सेक्शन है, इसके शॉर्टकट वगैरह हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जे जे जे
सभी के लिए ये होता है, तो यहाँ से कुछ भी आप अपना शॉर्टकट बना सकते हैं और डन कर सकते हैं और उसको सेव रीसेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर एडिट में काम आता है प्रेफरेंसेस, जो कि आपको प्रेफरेंसेस की ज़रूरत काफ़ी पड़ती रहती है। मैं जनरल में जाता हूँ, तो जनरल में ये ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपको ऑन रखना है, ऑफ रखना है। इंटरफेस में कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपना मन मुताबिक आप कलर चेंज कर सकते हैं। वर्क स्पेस में ये ऑप्शन दिए हुए हैं, टूल्स के लिए दिए हुए हैं। और हिस्ट्री लॉग ये दिया हुआ है, इसको ऑफ ही रहने देते हैं। फाइल हैंडलिंग ये यहाँ पर सेटिंग वगैरह दी हुई है, आप पढ़ करके उसे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। परफॉर्मेंस में आपका हार्डवेयर कैसा परफॉर्मेंस करना चाहिए, वो यहाँ पे इसकी सेटिंग दी हुई है। स्क्रैच डिस्क कहाँ पर बनी हुई है, सी में बनी हुई है। स्क्रैच डिस्क यानी कि टेम्परेरी फाइल्स को ये सेव करता है एक फोल्डर में। तो उसके लिए हमें देना पड़ता है, नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। और ये कर्सर्स जो है, कर्सर्स कैसे दिखने चाहिए, पेंटिंग कर्सर ऐसा दिखना चाहिए, अदर कर्सर्स वगैरह और ब्रश प्रीव्यू इस टाइप का ये दिखना चाहिए। तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ये जो कई बार कर्सर आपके चेंज हो जाते हैं, कई बार ऐसा कर्सर आ जाता है, कई बार ऐसा कर्सर आ जाता है, तो आप यहाँ से कर्सर चेंज कर सकते हैं। और यूनिट एंड यूरल रोलर्स वगैरह आपको यहाँ दिए हुए हैं, आपको साइज वगैरह कितने क्या रखना है वो चेंज कर सकते हैं। और गाइड ग्रेड्स एंड स्लाइसेस, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और ये लाइन का स्टाइल कैसा रखना है, लाइन का कलर कैसा रखना है, वो आप रख सकते हैं गाइड्स वगैरह का। प्लगइन्स में आपको क्या रखना है, मतलब क्या सेटिंग रखना है वो दिया हुआ है। टाइप दिया हुआ है, 3D के लिए दिया हुआ है, 3D की सेटिंग के लिए दिया हुआ है। 3D सेटिंग आपने यहाँ से कम ज़्यादा की तो 3D काम नहीं करेगा या प्रॉब्लम देगा। तो इस टाइप से आप ये प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा लेक्चर हो जाता है एडिट का यहीं पर समाप्त। फिर मैं इमेज का लेकर आता हूँ नया ट्यूटोरियल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।